क्या आप जानते हैं राजधानी दिल्ली के पास सबसे पॉश इलाके में मौजूद एक कॉलोनी जहां पैसे वाले अमीर लोग रहते थे, इन्हीं के बीच एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसने 2 राज्यों को झकझोर दिया। यही नहीं, जिस दिन वारदात हुई उस दिन और भी 3 घटनाएं घटित होती हैं। इसके चलते दिल्ली पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था, प्रेशर था। सारे केसेस को सुलझाने हैं। लोगों की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने वाला दिन था। जो लोग छोटी जगहों से निकलकर बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते हैं वो भी थोड़े डरने लगे थे, ना जाने कब इनके साथ क्या हो जाए। दिल्ली पुलिस एक बड़े लेवल पर इस केस की जांच करने वाली है। परिवार के लोग भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर घर में हुआ क्या। इतनी सफाई और प्लानिंग के साथ सब कुछ अंजाम दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं मीना एंड सुजाला केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र से। यहीं पर जंगपुरा एक्सटेंशन करके एक एरिया है जहां के के ब्लॉक में ये आलीशान घर मौजूद है। इसी घर के अंदर 2 महिलाएं काम किया करती थीं। एक है 35 साल की मीना रानी जो यहाँ खाना बनाने का काम करती, एक कुक हैं। दूसरी थी 40 साल की सुजाला गुरुंग जो एक नर्स हैं। घर के फैमिली मेंबर्स की बात करें तो यहाँ 3 लोग रहते थे। रीता कपूर, इनके पति इफ्तार मलिक चिश्ती और 85 साल की एक बुजुर्ग महिला जो मकान मालिक की बुआ लगती हैं। वो नर्स सुजाला जी इन्हीं बुजुर्ग महिला की देखरेख के लिए हायर की गई थी। तो घर की दोनों हाउस हेल्प यहीं फर्स्ट फ्लोर के पीछे के साइड बने हुए एक रूम में रहा करती। देखा जाए तो टोटल 5 लोग घर में रह रहे हैं, 3 लोगों की फैमिली और 2 हाउस हेल्पर्स। मकान मालिक इफ्तार मलिक एक आर्किटेक्ट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में जॉब किया करते थे, जो अब रिटायर्ड हैं। रीता और इफ्तार की एक बेटी भी है, वो गुजरात में रहकर पढ़ाई करती। डेट है 15 नवंबर 2021, सोमवार का दिन। सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ। मीडिया के अनुसार परिवार ने घर में 3 डॉग्स भी पाल रखे थे जिनको ट्रेनिंग देने के लिए एक डॉग ट्रेनर भी आया करते हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे भी वो ट्रेनर घर पर आते हैं। डोरबेल बजाया लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। मीना रानी यहाँ फुल टाइम जॉब किया करती थी। जब भी कोई घर पर आया जाए तो यही जाकर गेट ओपन किया करती, इनका ही जिम्मा था। डॉग ट्रेनर ने मीना जी का थोड़ा वेट किया पर वो नीचे आती नहीं। जब इनसे रहा नहीं जाता है तो ये सीधे मकान मालकिन रीता कपूर को कॉल करते हैं। काफी समय से नीचे खड़े हैं लेकिन कोई गेट ओपन करने के लिए नहीं आया। इस समय रीता जी 2nd फ्लोर पर थीं। थोड़ा और आपको बताएं तो दोनों हेल्पर्स 1st फ्लोर पर रहती, रीता और इनके पति 2nd फ्लोर पर और घर की बुआ जी 3rd फ्लोर पर। इस समय रीता जी अभी अभी सोकर उठी थीं और अपने बेड पर बैठी हुई थीं। तभी ट्रेनर का कॉल आया। अब मकान मालकिन बेड से उतरकर कमरे से बाहर निकली कि दोनों हेल्पर्स कहाँ हैं, कोई कुछ सुन क्यों नहीं रहा। तभी इन्होंने लिविंग रूम में फर्श पर सुजाला जी को देखा। उनके दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा हुआ था और वो कोई हलचल भी नहीं कर रही। ये 2nd फ्लोर के ही लिविंग रूम की बात है। कुछ मीटर दूर ही रीता जी का बेडरूम भी था। उस हाल में सुजाला जी को देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। तुरंत इन्होंने अपने पति को आवाज लगाया, उनको बुलाया। उधर नीचे डॉग ट्रेनर भी वेट कर रहे थे। रीता उनको भी जाकर सब कुछ बताती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। पर मीना रानी कहाँ पर है, वो कहीं दिख नहीं रही, वरना अब तक किचन में नाश्ता तैयार कर दिया करती थी। रीता 1st फ्लोर के पिछले हिस्से में बने स्टाफ रूम की ओर जाती है जहां पर मीना जी का कमरा था। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया ये दोबारा से हैरान परेशान हुई। बिस्तर के ऊपर मीना भी मुंह के बल पड़ी हुई थी। दोनों हाथ पर रस्सी से बंधे हुए थे, हाथों को पीछे किया गया था और मुंह पर डक टेप लगा हुआ। अभी 9:45 के आसपास का टाइम हुआ। फौरन रीता कपूर पुलिस कंट्रोल रूम में इस घटना की सूचना देती है। बताया कि इनकी 2 हाउस हेल्पर्स अलग अलग फ्लोर पर ऐसे हाल में पाई गई, उनकी सांसें भी नहीं चल रही। पीसीआर के पुलिस स्टाफ कुछ देर में ही घर पर पहुंचे और मामले को समझने का प्रयास किया। ऑफिसर के बयान के अनुसार 1st फ्लोर के कमरे में मीना रानी बिस्तर पर पड़ी मिली। उनके मुंह से टेप हटाने पर झाग जैसा कुछ आया हुआ लगा। उन्होंने उस टाइम टी-शर्ट और रेड ब्लैक कलर में कैपरी पहन रखी थी। इनका रूम बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई भी चीज फैली या बिखरी नहीं। बिस्तर भी अच्छे से व्यवस्थित लगा। केवल मीना जी जहाँ पर लेटी हुई थी या पड़ी थी वहीं का बिस्तर थोड़ा मुड़ा हुआ था, सिलवटे पड़े हुए। आसपास कोई रक्त भी नहीं बिखरा। मीना जी एक मोबाइल फोन यूज किया करती थीं, वो फोन भी रूम में कहीं नहीं दिखा। रीता जी के कॉल करने पर बंद बता रहा था, यानी फोन गायब है। मीना रानी इस दुनिया में नहीं थी। बस समझ नहीं आ रहा था कि घटना कैसे अंजाम दी गई, क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि इनके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। बीच बचाव में जो चोट लगते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। कपड़े भी ठीक ठाक थे। अब ऑफिसर 2nd फ्लोर पर गए। लिविंग रूम में नर्स सुजाला पड़ी थी। इन्होंने लाइट ग्रीन टी-शर्ट और नीले छींटों वाला लोअर पहन रखा था। इनके मुंह पर सिल्वर रंग का टेप था ताकि शायद ये चिल्ला ना पाए, ऐसा किया होगा। दोनों महिलाओं के हाथ पर सेम तरीके से बंधे हुए थे, सेम तरह की रस्सी का यूज हुआ, सेम टेप लगाए गए। पर ऐसा कुछ क्यों किया गया होगा। दोनों के ही ऊपर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले।
सुजाला जी के पास एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ था जो इनका ही है, लेकिन मीना जी का फोन घर में कहीं नहीं दिखा। पीसीआर के पुलिस ऑफिसर्स ने अपने सीनियर्स को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर में हजरत निजामुद्दीन थाने के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। ये मामला काफी बड़ा लग रहा था। वैसे आज ही के दिन दिल्ली में 3 और घटनाएं घटित होती हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस बैकफुट पर आ चुकी थी। जनता, नेता सभी पुलिस को घेर रहे थे। इधर ये केस भी मीडिया में प्रसारित होने लगा। रिपोर्टर्स इसे कवर करने लगे। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम, रोहिणी की एफएसएल टीम भी यहाँ पर आती है। पूरे घर को सील किया जाता है। पुलिस ने अपनी तरफ से थाने में एक एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। कई टीमों का गठन किया जाता है। सबसे पहला काम था दोनों हाउस हेल्प की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। ये लोग कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, परिवार कहाँ पर है। मीना रानी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आने वाले मिरिक नामक गांव की रहने वाली थी। इनके पति का नाम प्रवेश राय है। पति गुरुग्राम में रहकर हाउसकीपिंग एम्प्लॉय के रूप में जॉब करते हैं। मीना जी को यहाँ पर कुक का काम करते हुए करीब 4-5 महीने हो चुके थे। सुजाला गुरुंग भी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आने वाले मंगेरजंग टी गार्डन की रहने वाली हैं। इनके पति का नाम था प्रधान नर बहादुर। ये भी गुरुग्राम में रहकर फिजियोथेरेपिस्ट का काम करते हैं। सुजाला जी को घर में नर्स की ड्यूटी करते हुए 5-6 महीने हो चुके थे। महीने में 1-2 बार दोनों हेल्पर्स अपने अपने पति से मिलने के लिए गुरुग्राम ही जाया करती, जब कभी छुट्टी मिले। कॉल पर भी अक्सर इनकी बातचीत होती रहती। घर की बुजुर्ग बुआ जी उम्र के चलते काफी बीमार रहती थी। इन्हें पैरालिसिस की दिक्कत भी आ चुकी है, जिसके चलते रोज के नॉर्मल काम करने में भी काफी प्रॉब्लम होती। इसीलिए एक नर्स को परिवार ने हायर किया। पुलिस दोनों हेल्पर्स को पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल भेज देती है। घर के अंदर से एक एक एविडेंस इकट्ठा करने शुरू किए गए। फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट देखने लगी। पुलिस की एक टीम ने सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन करना शुरू किया। घर पर भी कैमरे लगे हुए थे, पर उनके डीवीआर भी गायब, जिसमें रिकॉर्डिंग स्टोर होती है, सेव होती है। शायद वो भी बदमाश लेकर चले गए हों। वही मीना का मोबाइल फोन भी लेकर गए होंगे। ये काम किसी एक इंसान का लग नहीं रहा था, कई लोग हो सकते हैं। पर उनका घर में आने का मोटिव क्या रहा होगा। शुरुआती जांच में ना तो पुलिस कुछ समझ पा रही थी और ना ही परिवार के लोग। घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक ठाक, सभी सामान अपनी अपनी जगह पर थे। यहाँ से कुछ गायब हुआ है ऐसा लग नहीं रहा था। फिर भी परिवार से बोला गया कि जो जो चीज़ आपको गायब लगे उसकी लिस्ट बनाकर दीजिए। एक टीम ने मीना और सुजाला के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। ये लोग किससे किससे बात करती हैं, किसके संपर्क में हैं, इनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ये भी देखा गया। आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ किया जाता है, किसी ने कुछ देखा हो। कॉलोनी के अंदर कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए गए थे। ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से लगवाया था, लोगों से कुछ डोनेशंस लेकर। RWA प्रेसिडेंट के अनुसार ये पिछले 4-5 साल से नजदीकी पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी कांस्टेबल को यहाँ पर भेज दीजिए पेट्रोलिंग करने के लिए। रात में थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, लेकिन पुलिस कहती कि स्टाफ की कमी है, नहीं हो पाएगा। तभी RWA प्रेसिडेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों की मदद से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करते हैं। पुलिस ने इन सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ किया, कॉलोनी में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी देखी हो। घर के अंदर काफी साफ सफाई के साथ घटना अंजाम दी गई थी। दोनों हेल्पर्स के ऊपर कोई चोट का निशान भी नहीं आया। शायद उनके मुंह और नाक पर कुछ रखकर सांसें रोकी गई हो, जो कि मुंह पर टेप भी लगा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने कुछ फिंगरप्रिंट जुटाए, पर वो पुलिस के क्रिमिनल डेटाबेस से मैच नहीं करता। क्या वो बदमाश पहली बार ऐसा कर रहे थे? कभी पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम आता तो फिंगरप्रिंट के डेटा उससे मिल जाते हैं। घर के अंदर जो भी एंट्री एग्जिट के दरवाजे थे उनकी जांच की गई, लेकिन कहीं पर भी फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं। घर के आगे और पीछे दोनों तरफ गेट हैं। घर के पास में एक पार्क भी है। रीता कपूर के अनुसार इन्होंने आखिरी बार दोनों हेल्पर्स को 1 बजे देखा था रात में, फिर ये सोने चली गईं। उसके बाद घर में क्या क्या हुआ इन्हें कोई आइडिया नहीं। पड़ोसी भी बताते हैं कि इन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी। एक सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार इन्होंने देर रात में करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास 3 लोगों को कॉलोनी से बाहर जाते हुए देखा था। उन्होंने हुडीज पहन रखी थी, चेहरे पर मास्क था, पीठ पर बैकपैक ले रखे थे। चूंकि ये नवंबर का महीना है, हल्की हल्की ठंड थी। कोविड की वजह से मास्क लगाना नॉर्मल हो चुका था। इन्हीं सब की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स इन पर कोई संदेह नहीं किए। ऊपर से ऐसा भी लगा कि वो लोग यहीं के रेजिडेंट हो, इसी इलाके में रहते हैं और कहीं ट्रैवल करने निकले। एक सिक्योरिटी गार्ड ने 5 लोगों को इलाके में प्रवेश करते हुए देखा था। 3 तो यही लोग थे और बाकी 2 इनके पीछे पीछे चल रहे थे। सभी 5 ने मास्क, हुडीज पहन रखे थे। सबके पास बैकपैक था जो काफी भारी भरकम लग रहे थे। शायद ग्रोसरी आइटम डिलीवर करने आए हो। उनके आने का टाइम 10 बजे के आसपास का था और 5 लोग थे, और जाने का टाइम 2:30 से 3 बजे के आसपास का, 3 लोग पैदल। बाकी 2 को सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं देखे जाते हुए। इनका यह भी कहना था कि अगर वो लोग इनके सामने भी आ जाएं फिर भी पहचान नहीं सकते जब तक कि सेम कपड़े सेम स्टाइल में ना दिखें। अपना पूरा शरीर कवर कर रखा था। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भी चल रहे थे जैसे यहीं के रहने वाले हों।
अब पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड ने जिन लोगों को देखा वही घटना के पीछे हैं या कोई और। घर से डीवीआर तो गायब थी, लेकिन पड़ोस में भी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने उनको भी एग्जामिन किया। ऐसा करने पर पुलिस को एक क्लिप मिलती है जो आप देख सकते हैं। इसमें 5 लोग दिख रहे हैं, घर की तरफ जा रहे थे। कैमरे की क्वालिटी भी काफी बेकार है, ऊपर से अंधेरे का टाइम, चेहरा भी साफ साफ नहीं दिख रहा। फिर भी पुलिस इस क्लिप को परिवार, सिक्योरिटी गार्ड्स, पड़ोसी सभी को दिखाती है। सिक्योरिटी गार्ड ने हुलिये से पहचान की यही लोग थे, पर केवल 3 लोग ही यहाँ से पैदल चले गए, 2 लोगों को नहीं देखा। पुलिस ने कॉलोनी में लगे हुए दूसरे कैमरों की जांच की। इतना पता चला कि भले 5 लोग फुटेज में दिखाई दिए, लेकिन केवल 4 लोगों ने घर में एंट्री ली, वो भी पीछे के गेट से। क्या उनको घर में आने से किसी ने रोका नहीं? वो बिना किसी दिक्कत के प्रवेश किए, मतलब अंदर रहने वाले की मर्जी से ही यहाँ पर आए होंगे। क्या ये फैमिली उनकी जानकार है या दोनों हेल्पर्स? घर का गेट किसने खोला होगा? पुलिस के मन में काफी सारे सवाल थे। इस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन्स एक्टिव थे, कॉल्स आए गए, उन सभी का डंप डेटा निकाला गया। कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो बाहर से यहाँ पर आया, कुछ देर रहा, फिर चला गया। खासकर वो टाइम फ्रेम जिसमें 5 बदमाश घर में एंट्री लिए। एक बड़े स्केल पर जांच शुरू हो चुकी थी और भी ऑफिसर्स को जोड़ा गया। मीना के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं, जैसे ही ऑन होगा पता चल जाएगा लोकेशन कहाँ पर है। आखिरी बार उसको स्विच ऑफ कहाँ पर किया गया ये भी चेक करते हैं। वैसे दोनों हेल्पर्स के मोबाइल फोन में ऐसा कोई संदेहजनक चीज नहीं मिलता है। ये अधिकतम अपने पति, रिश्तेदारों से ही बात किया करती थी और कोई नहीं। समय बीतते जा रहा था, पुलिस की हाथ अभी भी खाली, ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर भी था। डंप डेटा में पुलिस 50 संदिग्ध नंबर्स को आइडेंटिफाई करती है, उन्हें सर्विलांस पर लगा देते हैं। 100 से अधिक लोगों पर संदेह हुआ, उनका इंटरोगेशन किया जाता है। कॉलोनी से निकलने के बाद वो बदमाश कहाँ कहाँ गए होंगे, कैमरों की फुटेज से रिवर्स ट्रेसिंग की जाने लगी। यही नहीं, पुराने पिछले दिनों के फुटेज भी खंगाले गए। वो लोग केवल आज ही की रात यहाँ पर आए नहीं होंगे। जिस प्रकार की सफाई से घटना कारित की गई, काफी प्लानिंग की गई होगी। इलाके का मुआयना किया होगा, रेकी की हो। परिवार के लोगों को घर से कुछ भी गायब नहीं लग रहा था, फिर वो बदमाश क्यों आए होंगे? अगर लूटपाट नहीं तो क्या बात है? क्या केवल हेल्पर्स को खत्म करने के लिए आए थे? पर उनसे इनकी क्या दुश्मनी होगी? मीना और सुजाला की फैमिली से बात किया गया। इनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन था, एक सभ्य परिवार से बिलोंग करती है। दार्जिलिंग से दिल्ली एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में आई थी। पोस्टमार्टम जांच के बाद पुलिस इन दोनों महिलाओं को उनके परिवार को सौंप देती है। वो लोग इनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों महिलाओं के ऊपर क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल का यूज किया गया होगा बेहोश करने के लिए। उसके बाद उनके मुंह और नाक को ब्लॉक करके सांसें रोकी गईं। पुलिस को यह भी डाउट हुआ कि 5 बदमाश बैग लेकर क्यों घूम रहे थे, उसमें आखिर क्या है, घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ। सब कुछ 48 घंटों के अंदर ही चल रहा है। वो बदमाश घर में करीब 35-40 मिनट रहे होंगे, उसके बाद निकल गए थे। एक और हैरान करने वाली बात है, परिवार के पास 3 डॉग्स भी थे। उन्होंने भी घटना के दौरान कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? जब पुलिस की टीम पिछले दिनों की फुटेजेस खंगाल रही थी तो उसमें बार बार एक अनयूजुअल चीज देखने को मिली। इस एरिया में एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक पर 2 लोग मंडरा रहे थे, घूम रहे थे, वो भी घर के आसपास नहीं बल्कि थोड़ी दूरी पर। घटना के दौरान पुलिस ने एरिया में 150 से अधिक कैमरे खंगाले। उन्हीं में से ही एक में दिखी एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे, जंगपुरा से अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। वो बाइक वारदात वाले स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर दूर दिखाई दी थी और ये 15 नवंबर के भोर में 3 बजे के आसपास दिखी, यानी घटना कारित करने के तुरंत बाद की। क्या वो दोनों संदिग्ध वही थे जो पिछले दिनों के कैमरों में एरिया में घूमते हुए दिखाई दिए? क्योंकि बाइक भी सेम लग रही थी। बाइक पर बैठे हुए दोनों लोग अमर कॉलोनी में गए, वहां एक घर के बाहर बाइक खड़ी की और अंदर गए, फिर दूसरे कपड़े पहनकर बाहर निकले और चले गए। पुलिस को इस दौरान के किसी भी फुटेज में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा, लेकिन जो पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग थी रेकी करने वाली, उसमें एक जगह पर बाइक का नंबर साफ साफ दिख जाता है। आरटीओ ऑफिस से पुलिस ने उसकी डिटेल निकलवाई। वो बाइक उत्तर प्रदेश के बरेली में रजिस्टर्ड थी। ऐसे पुलिस को बाइक ओनर का पता चला। ओनर ने कहा कि इस डेट पर एक लड़का इनकी बाइक लेकर चला गया था। इन्होंने उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया। पुलिस बिना कोई शोर मचाए उस नंबर को ट्रेस करने लगी। लोकेशन मिला अशोकनगर। पुलिस की टीम वहां रवाना होती है। एक घर के पास में वो ब्लैक स्प्लेंडर बाइक खड़ी थी। पुलिस इसको जब्त करती है। यह एक 3 मंजिला घर था जहाँ एक आरोपी किराए पर रहता है। जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो पड़ोस के किसी दूसरे घर में भागकर छिप जाता है। पुलिस उस पड़ोस के घर में दबिश देती है। 2nd फ्लोर के एक रूम में आरोपी छिपा बैठा था। उसका नाम है सचित सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म के लिए मार्केटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। थोड़ी शक्ति दिखाने के बाद इसने मान लिया कि उन 5 में से एक है। वैसे यही मेन मास्टरमाइंड है। इसी ने ही सारी प्लानिंग की और ऐसी की कि पुलिस अभी तक समझ नहीं पाई घटना कारित क्यों किया गया, घर से क्या गायब है। इसने अपने साथियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर्स दिए। पुलिस बाकियों को भी ढूंढना शुरू करती है। सबकी लोकेशन चेक की गई।
साउथ ईस्ट दिल्ली में ही एक जगह पड़ता है महिपालपुर। वहाँ की सबकी लोकेशन मिली। पुलिस की टीम वहाँ जाकर रेड करती है। 30 से अधिक होटल्स में तलाशी ली गई, फिर भी वो लोग बच निकले। उन्हें भनक लग चुकी थी। आगे उनकी लोकेशन अमर कॉलोनी में दिखाई दी। पुलिस यहीं के एक घर से 4 लोगों को अरेस्ट करती है। प्रशांत वशिष्ठ अलायस बंटी, अनिकेत झा अलायस हर्ष, रमेश कुमार श्रेष्ठ और धनंजय गुलिया। मास्टरमाइंड सचिन सक्सेना अलायस कन्नू तो पहले ही पकड़ा जा चुका था। मीडिया के अनुसार इन लोगों ने उस परिवार के घर से करीब 90 लाख रुपए की चोरी की थी। उसमें कुछ फॉरेन करेंसी भी है। अब ये लोग बंटवारा करके देश के अलग अलग हिस्सों में भागने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। करीब 48 घंटों तक सारी इन्वेस्टिगेशन चलती है इनको पकड़ने की। एक और बात, उस परिवार ने 90 लाख रुपए कैश रखे थे, वो उनके पास कहाँ से आया ये भी जांच का विषय है। इतना पैसा आखिर घर में कोई कैसे रख सकता है? हालांकि घर में कैश रखने की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, टैक्स रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके डिक्लेयर्ड इनकम से मैच करना चाहिए। खैर, पुलिस ने आरोपियों के पास से 90 लाख रुपए कैश, उसमें से कुछ अमाउंट इन्होंने खर्च भी कर दिए थे। इसके अलावा 7 मोबाइल फोन्स, क्लोरोफॉर्म की बोतल, रस्सी, कटर, कैमरे की डीवीआर, घटना के दौरान पहने हुए कपड़े, जूते, वो बैकपैक्स जो 5 लेकर घूम रहे थे, ब्लैक स्प्लेंडर बाइक, सब कुछ बरामद किया गया। अब आते हैं इन 5 ने वो घटना क्यों कारित की, इसके पीछे की वजह क्या थी। बात लगभग 2 साल पहले शुरू होती है, जब इस घर के अंदर एक मेड काम किया करती थी। उसी मेड का भांजा है सचिन सक्सेना, वो इसकी मामी लगती। अक्सर ही अपनी मामी को वहां पर ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए जाता रहता था। मामी ने बताया वहां के लोग बहुत पैसे वाले हैं, घर के अंदर लाखों रुपए कैश हो सकते हैं, 10-20 लाख रुपए आराम से होगा। 2 साल पहले सचित की मामी वहां की जॉब छोड़ देती है। अब इसके दिमाग में बैठ चुका था, घर में बहुत पैसा है, कुछ करना चाहिए। ये क्राइम शोज देखता था, न्यूज़ पढ़ता, फिल्में देखा करता। केवल कुछ महीने के अंदर ढेर सारे कंटेंट देख डाले। दिमाग में शातिर प्लान पनपने लगा। घटना से कुछ महीने पहले इसने अपने दोस्त प्रशांत से बात की। प्रशांत वशिष्ठ न्यू दिल्ली के भोगल एरिया में आने वाले चर्च गेट का रहने वाला है। उम्र 22 साल होगी। ये भी सेम इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता था। ऐसे दोनों मिले और दोस्ती हुई। दोनों सोचा करते हैं कहीं से कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए, उसके बाद ये नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सचित के दिमाग में एक टारगेट पहले से था ही। अब प्रशांत भी साजिश में जुड़ गया। दोनों मिलकर प्लान तैयार करने लगे। पर केवल ये दोनों घटना कैसे अंजाम दे सकते हैं, इसमें और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। प्रशांत ने इसका जिम्मा उठाया। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में घुमा फिरा कर बात की। अगर ढेर सारे पैसे मिलने वाले हों तो उन्हें पाने के लिए क्या करोगे? ऐसा करते करते 3 लोग ढूंढे गए, अनिकेत झा, रमेश कुमार श्रेष्ठ और धनंजय गुलिया। अनिकेत और धनंजय चिराग दिल्ली के रहने वाले हैं, रमेश मुबारकपुर न्यू दिल्ली का। ये तीनों स्कूल ड्रॉप आउट हैं, 12th भी ठीक से नहीं किया। नौजवान लड़के थे, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे करके 5 लोगों की टीम तैयार हुई। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सचिन सक्सेना अमर कॉलोनी में 2 कमरों का घर किराए पर लेता है। वैसे खुद ही अशोक नगर में रहता था किराए पर, लेकिन दूसरा किराए का घर लिया अमर कॉलोनी में, क्योंकि ये जगह रीता कपूर के घर से केवल 5 किलोमीटर ही दूर था। स्पेशली यहीं पर आरोपी मिलकर प्लान डिस्कस करेंगे। रेकी करने के बाद यहीं पर आकर इन्फॉर्मेशन नोट की जाएगी। सचित एक बाइक का इंतजाम करता है और प्रशांत के साथ बैठकर जंगपुरा में घूमता रहा। आने जाने के सभी रास्ते देखे, सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं, कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एक एक चीज नोट की। वहां से सीधे अमर कॉलोनी वाले घर आते हैं। अगर बाद में कुछ गड़बड़ी हुई, पुलिस ढूंढने लगे, तो वो लोग यहीं पर आए, ना कि मेन वाले घर पर जहां सच में रहते हैं। जब ये लोग दूर होते तो एक दूसरे से VoIP के जरिए बात करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नॉर्मल सिम कार्ड वाले मोबाइल टावर के कॉल से अलग होता है, जिसका रिकॉर्ड पुलिस केवल फोन नंबर से नहीं निकाल सकती। VoIP में इंटरनेट के जरिए कॉल किया जाता है। व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं। और ये 5 एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि एक दूसरे को नंबर दे रखे थे, 1, 2, 3, 4 और 5। सबको यही नंबर से बुलाया करते हैं। कोई 1 था तो कोई 2। रेकी करके इन लोगों ने सभी तरह की जानकारी हासिल की। घर में कौन कौन रहता है, कब कौन आता जाता है, पैसे कौन से फ्लोर पर हो सकते हैं। इनका अनुमान था कि 1st या 2nd फ्लोर पर होगा, क्योंकि मकान मालिक इन्हीं दोनों फ्लोर्स पर ज्यादा रहते हैं। घर की दोनों हेल्पर्स का भी इन्हें पता चल गया, क्योंकि वो किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलती थीं। घटना कारित करने के लिए 14 नवंबर का दिन चुना गया। आज संडे भी है, कल लोगों को काम पर जाना होगा, इसलिए जल्दी सो जाएंगे। रात के 10 बजे सचित और प्रशांत बाइक से जंगपुरा पहुंचे। इन्होंने 1 किलोमीटर पहले ही बाइक खड़ी कर दी थी, उसके बाद पैदल आए। बाकी 3 लोग अनिकेत, रमेश और धनंजय ऑटो रिक्शा से आए। इन लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घर पर ही छोड़ दिए थे। ये भी प्लान का हिस्सा था। इन्होंने सोचा कि रात के 10 बजे घर के पास वाले पार्क में आकर सभी मिलेंगे। ये लोग मिलते भी हैं। वहीं झाड़ियों में बैठकर इंतजार करने लगे कि रास्ते पर लोगों की आवाजाही कम हो जाए। इंतजार करते हुए 3.5 घंटे बीत जाते हैं।
इसके बाद 1:30 से 2 बजे के बीच 4 लोग पार्क से निकलकर घर की ओर गए। सचिन झाड़ियों में ही रुका रहा। अगर कोई आता है तो तुमको इशारे कर देगा। ये निगरानी करने के लिए था। कैमरों में इनकी पहचान ना हो पाए इसलिए इन्होंने हुडीज पहन रखे थे, चेहरे पर मास्क लगाया था। इन्होंने घटना से पहले ही रस्सी, क्लोरोफॉर्म, कटर, हुडी, मास्क सब कुछ खरीद लिए थे। बैग इसलिए लिए थे कि घर में काफी पैसा होगा और बैग में सामान भी रखे हुए थे, रस्सी, टेप इत्यादि। तो 4 लोग पीछे के गेट से अंदर प्रवेश किए। इत्तेफाक से वो गेट पहले से ही खुला हुआ था। इस टाइम रीता और इनके पति सेकंड फ्लोर के बेडरूम में सो रहे थे। मीना अपने फर्स्ट फ्लोर के रूम में सोने की तैयारी कर रही थी। सुजाला 3rd फ्लोर पर बुजुर्ग महिला के कमरे में थी। घर के अंदर एक लिफ्ट भी लगा हुआ है जो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जाता है। बदमाशों ने सोचा कि क्यों ना लिफ्ट से ही चला जाए। ये लोग अंदर गए और 1st फ्लोर का बटन दबाया। सोचा वहीं पैसे रखे हो सकते हैं, इनके रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म कर देंगे। ये पहले से ही सोच कर आए थे। इत्तेफाक से लिफ्ट के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और ये 3rd फ्लोर पर जाकर रुकती है। चारों बदमाश थोड़े घबरा जाते हैं, ये कहाँ आ गए। लिफ्ट इसलिए यूज किया था कि सीढ़ियों से जाएंगे तो पैरों की आवाज से परिवार जग सकता है, उनके डॉग्स अलर्ट हो सकते हैं। अब गलती से लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आ गई तो बदमाशों के पास कोई चारा नहीं था सीढ़ियां यूज करने का। ये सीढ़ियों से 1st फ्लोर पर जाते हैं। सामने मीना दिख गई। 4 आदमियों को हुडी और मास्क में देखकर वो घबरा जाती है। इससे पहले कि वो चीख पाती, बदमाश ने उनको काबू किया, क्लोरोफॉर्म सुखाया। उसके बाद इन्हें एक रूम में ले गए जो इनका ही था। बेड पर उनके हाथ पर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और सांसें रोक दी। जो कुछ भी अस्त व्यस्त हुआ था उसको ठीक करते हैं। ये सब करने धरने के दौरान कुछ आहट भी होती है जिसे सुजाला ने सुन लिया और नीचे देखने के लिए आने लगी। बदमाशों ने सोचा कि 1st फ्लोर पर हेल्पर रहती है तो यहाँ कोई पैसे नहीं रखेंगे। अब ये 2nd फ्लोर पर जाने लगे, तभी सुजाला इनके सामने पड़ गई। अब वो कुछ रिएक्ट कर पाती, इन्होंने उनको भी काबू किया, क्लोरोफॉर्म सुंघाया। 2nd फ्लोर के लिविंग रूम में तकिए से उनकी भी सांसें रोक दी। इसके बाद ये लोग 2nd फ्लोर की भी तलाशी नहीं लेते। सोचा कि परिवार 3rd फ्लोर पर रहता है, पैसे भी वही होंगे। ये लोग सुजाला को वहीं छोड़कर 3rd फ्लोर पर गए जहाँ बुजुर्ग महिला का कमरा था। वो अंदर सो रही थी। उनके नींद में रहते हुए बदमाशों ने अलमारी खोली, वहीं 90 लाख रुपए कैश पड़े हुए थे, उनको बैग में भरा। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे आए। आते समय मीना का मोबाइल फोन उठा लिया, घर के कैमरे की डीवीआर उखाड़ ली। पीछे के गेट से बाहर निकले। सचित इनको ज्वाइन करता है। सचित और प्रशांत दीवार कूदकर रोड पर चले गए। इधर बाकी तीनों लोग पैदल सिक्योरिटी गार्ड के सामने से बाहर निकले। सचित और प्रशांत बाइक से अमर कॉलोनी वाले घर गए। वहां अपने कपड़े चेंज किए और अलग अलग निकल गए। पैसे इनकी कल्पना की अपेक्षा काफी ज्यादा थे, इसलिए बंटवारा करने में टाइम लगेगा। लेकिन पुलिस ने पुरानी फुटेजेस के आधार पर वो बाइक देखी, उसके जरिए आरोपियों तक पहुंच गए। इन 5 का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। इन्होंने पहली बार ऐसी घटना अंजाम दी। प्लानिंग करने में मेन आरोपी था सचित सक्सेना और घटना अंजाम देने में प्रशांत वशिष्ठ। आगे रीता कपूर के हस्बैंड ने कहा कि पुलिस बढ़ा चढ़ाकर अमाउंट बता रही है। केस फाइल के अनुसार घर से करीब 81,53,320 रुपए चोरी हुए थे। कुछ फॉरेन करेंसीज भी थीं। पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। 2022 से 2025 के बीच सचित सक्सेना करीब 8 बार अलग अलग टाइम पर बेल के लिए अप्लाई कर चुका है। 28 अप्रैल 2023 को इसकी जीबी हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 9 मई 2025 को ईयर सर्जरी हुई। 2025 में इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो गया। ऐसे इसको कई बीमारियां लग गईं जिनकी सर्जरी हुई। ये सर्जरी के लिए बेल एप्लीकेशन लगाता था। रीता कपूर की कोर्ट में अर्जी के बाद जो पैसे पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए थे उसमें से लगभग 62 लाख रुपए रीता के एक नॉन के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये 25 सितंबर 2023 को कोर्ट का आदेश आया था। बाकी जो पैसे हैं वो अभी भी मालखाने में रखे हुए हैं। इन पैसों को ट्रांसफर करने के दौरान पुलिस ने कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हो सकता है कि परिवार के पास इन पैसों का पूरा हिसाब किताब होगा। इस केस का फैसला अभी आया नहीं है। सेशन कोर्ट में केस चल रहा है। जिन 2 महिलाओं के साथ वो घटना हुई, आखिर उनकी क्या गलती थी? वो तो बस यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए थे। बदमाश लूटपाट के लिए घर में आए और सारी घटना कारित की। परिवार भी समझ नहीं पाया कि घर से क्या क्या चोरी हुआ, क्योंकि सब कुछ अच्छे से अपनी अपनी जगह पर सामान थे। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पता चला कि 90 लाख रुपए की चोरी हुई है। हालांकि केस फाइल के अनुसार 81 लाख रुपए थे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।